प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में से आज हम तीसरे नंबर की एकांकी नया पुराना पढ़ेंगे और उसके लेखक हैं, एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो आइए थोड़ा सा अश्क जी के बारे में जान लें। एक परिचय उनका। अश्क का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में ही जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका प्रेमचंद जी ने लिखी। पहला काव्य संग्रह प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। आपने फिल्मों की कहानियाँ, पटकथा, संवाद और गीत भी लिखे, किंतु फिल्में उन्हें अधिक रास नहीं आई। 1996 को अश्क जी चिर निद्रा में लीन हो गए। 1972 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने साहित्य की किन किन विधाओं में लिखा। साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान कथाकार के रूप में है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी आदि क्षेत्रों में उनकी उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है और हम कह सकते हैं कि हिंदी, उर्दू, प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। कहानी संग्रह हैं उनके 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, आड़। नाटक हैं उनके लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर और अंजो दीदी। उनके एकांकी संग्रहों के नाम हैं अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे। काव्य की अगर हम बात करें तो उनके काव्य ग्रंथ हैं एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ। संस्मरण है उनके मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ। और आलोचना ग्रंथों की बात की जाए तो उनके आलोचना ग्रंथ हैं अन्वेषण की सहयात्रा और हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं नया पुराना एकांकी पर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कथा वस्तु क्या है। तो विद्यार्थियों, इसकी कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 3 बातें मुख्य तौर पर भाव के रूप में या सार के रूप में दिखाई देगी, और वे बातें हैं नैतिक प्रतिमानों की कथा है ये, आदर्श और यथार्थ के मध्य इसमें संघर्ष दिखाया गया है, और भौतिकतावादी प्रवृत्ति के बढ़ने की कथा कि किस प्रकार से आज के यह हमारे जीवन को, हमारी नैतिकता को, हमारे आदर्शों को लील रही है, उसकी कथा है। इसमें कुल मिलाकर 5-6 पात्र हैं। सबसे पहले एकांकी शुरू करते वक्त एकांकीकार जो दृश्य है उसके कुछ रंग संकेत देते हैं, और उसमें रविदत्त सबसे पहले पात्र के रूप में प्रकट होता है, और वह दूसरे को किसी को सलाह देता हुआ कह रहा है कि सब दबा जाओ, और उसका मित्र देवचंद है जिससे वह बात कर रहा है, उसे आश्चर्य भी होता है, क्रोध भी होता है, और रविदत्त फिर अपनी सलाह को कंटिन्यू करता है, लगातार देता रहता है। वह कहता है कि 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। देवचंद उसकी इस बात से सहमत नहीं है,
वो तो कहता है कि यह तो मेरे पास किसी की अमानत है, किसी ने विश्वास लेकर मेरे पास रखे हैं ये गहने। तो लेकिन रविदत्त कहता है कि ऐसी कोई चीज़, विश्वास जैसी चीज़ नहीं होती है, कोई गवाह नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो तुम्हें ये गहने दबा लेना चाहिए। और उस अपने पक्ष के समर्थन में रविदत्त तर्क यह भी देता है कि दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये सब छल कपट से ही चले हैं। तुम दिन रात मेहनत करते हो और उस मेहनत के बदले में तुम्हें इज्जत की रोटी भी ठीक तरह से प्राप्त नहीं होती। इसलिए बस धोखा तो वही होता है जो दुनिया की आंखों से छिपाया न जा सके। रविदत्त और देवचंद दो मित्रों की बात है। रविदत्त नैतिक प्रतिमानों से बहुत दूर टिका हुआ व्यक्ति है। वह देवचंद को धोखा देने की बात करता है, किसी की अमानत उसके पास है, उसे हड़प करने की बात करता है। देवचंद आत्मा की बात करता है, लेकिन रविदत्त के हिसाब से आत्मा कोई चीज़ ही नहीं है। और इस कहानी में, इस एकांकी में कथा यह भी है कि देवचंद के पास जो गहने कोई रख गया था, उसमें से उसने एक हार निकालकर रविदत्त की पत्नी को पहनने के लिए दे दिया था, क्योंकि उनका नया नया विवाह हुआ था। तो रविदत्त ने वह हार मांगा था, उन्होंने दे दिया था। अब देवचंद कहता है कि चूंकि यह मेरे पास किसी की अमानत है, तो तुम, अब विवाह को तुम्हारे समय हो गया है, तो वह हार मुझे लौटा दो। लेकिन क्योंकि रविदत्त की तो नीयत में ही खोट है, तो वह तो देवचंद को भी यही सलाह देता है कि तुम भी गहने दबा जाओ, और खुद भी हार नहीं देना चाहता है। हैरान परेशान देवचंद अपनी पत्नी से अपनी व्यथा कहता है, लेकिन पत्नी भी उसे ताना देने से नहीं चूकती, क्योंकि वह कहती है कि जब मैंने हार मांगा, मैंने कुछ गहने पहनने के लिए मांगे थे, तो तुमने दिए नहीं, अपने दोस्त को दे दिए। इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। देवचंद उसे कहता है कि ठीक है भाई, जो सुनाना है वो सुना दो, लेकिन कैसे भी करके उससे हार वसूल करने का प्रयास करो। फिर उसकी जो पत्नी है प्रतिमा, वह उसको सहयोग करती है। दोनों मिलकर कोई योजना बनाते हैं, और जो रविदत्त की जो पत्नी है, वह और प्रतिमा कहीं बाहर साथ में जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। इसके पहले देवचंद और प्रतिमा के काफ़ी लंबे लंबे संवाद इस कथानक में है, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपने अपने मन की बात सुनाते हैं और दोषी ठहराते हैं, लेकिन फिर वह मदद करती है। अब वे प्लान यह बनाते हैं, योजना यह बनाते हैं कि तुम दोनों मिलकर कहीं तैयार होकर कहीं जाओ। अब जब वो तैयार हो जाएगी तो वो सारे गहने पहनेगी, और जब वो अपना घर बंद कर लेगी तो अचानक से बुलाना और उसको समझाना कि भाई ये रानी हार क्यों पहन लिया, ये तो कीमती हार है, ये वहाँ पे बड़ी भीड़ होगी तो इसको उतार जाओ। जाहिर सी बात है, उसको ताले वाले खोलने में वापस आलस आएगा, तो वो कहेगी कि मैं यहीं रख देती हूँ और तुम रख लेना, अलमारी खोल के ताले में रखवा देना। फिर और दूसरी तरफ वह यह प्लान बनाता है, योजना बनाता है, और दूसरी तरफ उसको यह बड़ा ख़राब लगता है कि क्या पता कहीं मेरे मित्र के इस भाषण का असर मुझ पर न हो जाए, या मैं मजबूरी में आके अपनी बीवी के दबाव में या अपने मित्र के दबाव में गहने दबाने की भावना मेरे अंदर घर न कर जाए। तो वो चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी मैं यह दूसरों की अमानत उनको लौटा दूँ, उतना ही अच्छा है। और फिर ऐसा ही होता है। उनकी योजना के अनुसार वह भाभी, मतलब वह रविदत्त की पत्नी जो है, वह आती है। भड़कीले वस्त्र उसने पहने हुए हैं, गहने कपड़े पहने हुए हैं, और फिर प्रतिमा उससे बातचीत करती है। फिर कहती है कि इस अलमारी में इस हार को, योजना के मुताबिक कहती है कि इसमें रख जाओ। फिर उसमें ताला लगा देती है। अब अलमारी में रानी हार बंद हो गया है, वो दोनों चले जाते हैं। इधर योजना के अनुसार देवचंद वापस आता है। वह हथौड़ी लेकर आता है, अपने ही घर में वह उस ताले को तोड़ता है, रानी हार को निकाल लेता है।
और हथौड़ी अंदर फेंक देता है। और फिर उसी समय इतने में लिली की माँ, जिसने कि गहने इनके पास रखे थे, वो आती है। वो आकर पूछती है कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो देवचंद उसको सारे गहने लाकर दे देता है और कहता है कि ये आपकी अमानत है, ये आप ले जाइए। लिली की माँ फिर भी कहती है कि मैंने तो आपको संभालने के लिए दिए थे। तो वो कहता है कि अब आप यहाँ से ले जाइए, मेरे यहाँ भी ये चोरी हो सकते हैं, और फिर मुझे दूसरी चोरी का डर नहीं है, मुझे तो खुद पर भय है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, पर अब वह मेरा विश्वास टूट रहा है। तो इसलिए इससे पहले कि मेरे मन में कोई खोट आ जाए, इसको आप यहाँ ले जाइए, क्योंकि अब मुझे अपने ही मन का भरोसा नहीं है। तो यह एकांकी नाटक में कुछ एकांकी में दृश्य बाद में इस तरह प्रस्तुत किया है कि कोई दो लोग, एक अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति और एक देवचंद, मानो ये नाटक ही खेलने के लिए बैठे हैं। और वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा नाटक, यह तो सही नहीं है, क्योंकि अंत में वो ये कहता है कि ये जो भावुकता है, ये सस्ती भावुकता है, पुरानी गली सड़ी और दकियानुसी ट्रीटमेंट है, यह यथार्थ नहीं है। आज तो यथार्थ का युग है और आज ऐसा नहीं होता जैसा तुम इसे दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि आज का यथार्थवाद ऐसे मूर्खों का चित्रण नहीं करता, वह तो आम आदमियों की बात करता है और विभत्स को चित्रित करता है। तो एक ओर देखें तो यह समाज पर, उसकी प्रवृत्तियों पर तो व्यंग्य है ही, दूसरी ओर यथार्थवादी जो साहित्य लिखा जाता है उस पर भी इसमें प्रहार किया गया है। और यहीं पर आकर एकांकीकार स्वयं संकेत देता है कि पर्दा गिर पड़ता है और एकांकी यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। तो यह थी इस एकांकी की कथा वस्तु। नया और पुराना शीर्षक ठीक ही है। आदर्श और यथार्थ के बीच में, नए और पुराने के बीच में इसमें संघर्ष दिखाया गया है। अगली बात हम करते हैं नया पुराना एकांकी के पात्र एवं चरित्र चित्रण की। तो कुल मिलाकर अगर सभी पात्रों को गिने तो इसमें 7 पात्र हैं। उनके नाम हैं देवचंद, प्रतिमा, रविदत्त, भाभी, कमल, अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति और गजेंद्र। तो जैसा कि हमने कहानी के इस एकांकी के कथानक में देखा है, देवचंद मुख्य पात्र है इस एकांकी का। देवचंद और रवि दत्त ये दोनों ही मुख्य पात्र हैं। ये 2 मित्र हैं। देवचंद के पास वो एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है। उसके ऊपर भरोसा करके लिली की माँ, उनकी कोई परिचित महिला है, उसको यह लगता है कि ये गहने मेरा शराबी पति कहीं बेच न खाए, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँगी फिर। तो वह उन पर, देवचंद पर भरोसा करके और अपना गहनों का डिब्बा उनके पास रख जाती है। उसके मित्र रविदत्त को यह बात मालूम होती है, तो वह उसमें से एक हार अपनी बीवी के लिए मांग लेता है। देवचंद उसे दे देता है, वो भी पूछ कर देता है लिली की माँ को, लेकिन उसे दे देता है पहनने के लिए। फिर देवचंद को जब लगता है कि रविदत्त की हार लौटाने की नीयत नहीं है, तो वह उसे मांगता है। रविदत्त उसे सब कुछ हजम कर जाने की बात करता है और हार लौटाने की भी उसकी कोई मंशा नहीं है। इस बात से देवचंद, जो कि एक निहायत ईमानदार और गैरतमंद व्यक्ति है और ईमानदारी की ही रोटी खाना पसंद करता है, वह बहुत परेशान होता है। किसी तरह वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाता है और वह हार लेकर और सारे गहने वापस कर देता है। तो इससे देवचंद के चरित्र की उदात्तता प्रकट होती है। वह निहायत शरीफ और ईमानदार व्यक्ति है। प्रतिमा देवचंद की पत्नी है। वह अपने पति के कार्य में सहयोग प्रदान करती है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी है कि जब उसने आभूषण पहनने के लिए मांगे थे तो उसके पति देवदत्त ने मना कर दिया था कि यह तो मेरे पास किसी की अमानत है। और लेकिन वह इस बात का बुरा भी मानती है, लेकिन वो जब अपने पति को बहुत परेशान देखती है तो उसका सहयोग करने के लिए भी तैयार हो जाती है। हालांकि उसे भी देवचंद को विश्वास में लेना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, प्रभावित करना पड़ता है। रविदत्त देवचंद का मित्र और सच्चे अर्थों में आज के ज़माने का व्यक्ति है, जो कि आज
ऐसे व्यक्ति बहुतायत से हैं आज इस दुनिया में जो ये न प्रकारेण बड़े बनना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी का सामान हड़पना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें कोई बेईमानी करनी पड़े। वह सीधे सीधे शब्दों में अपने विचारों की बात कहता है कि अगर कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो फिर हम दोषी नहीं है। दोषी वही होता है जिसके लिए गलत काम करने वाला दोषी नहीं है। दोषी तो वह है जिसके खिलाफ सबूत उपस्थित हैं और वह किसी भी तरह से हार को लौटाना नहीं चाहता। जिस भी तरह से संपत्ति हाथ में आए उसे हथिया लेना चाहता है और अपने आदर्शवादी या अच्छे मित्र को भी यह चाहता है कि यह भी उसी के समान बन जाए और उसे भी वह ऐसी ही सलाह देता रहता है। उसका जीवन लगता है इसी चारवाक दर्शन पर आधारित है, खाओ पियो और मौज करो। भाभी रवि दत्त की पत्नी है, वह नई ब्याहता है और गहने कपड़ों का उसे बहुत शौक है। इतना ही उसका चरित्र चित्रण है। कमल इस एकांकी में अंत में आता है, उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति एकांकी में वह दिखाया है जो बाद में इस एकांकी का पूरा कथानक सुनकर कहता है कि यह तो बकवास है, आज का युग यथार्थ का युग है और यहाँ पर यथार्थवादी चित्रण, घोर यथार्थवादी चित्रण रचना में होना चाहिए। क्योंकि यथार्थवाद तो विभत्स को चित्रण करता है और यह एकांकी तो आदर्श और सौंदर्य को चित्रण कर रही है, इसलिए यह सही नहीं है। इसके पश्चात एक गजेंद्र नाम का पात्र भी है जो एकांकी के एकदम अंत में आता है और वह कहता भी है कि यह एकदम यथार्थ है, 16 आने सच है और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से एकांकी के ये इतने से पात्र थे, इनका चरित्र चित्रण एकांकीकार ने किया है और एकांकीकार इन चरित्रों को चित्रित करने में भली प्रकार से सफल हुआ है, क्योंकि इनके चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं जो वह उभारना चाह रहा था वह सीधे सीधे प्रकट हो गई है। एकांकी के विवेचन में या उसकी समीक्षा में अगला जो तत्व होता है वह संवाद योजना का होता है और संवाद योजना के अंतर्गत मुख्य बातें ये होती है देखने की कि वो संवाद संक्षिप्त हैं, सरल है, छोटे हैं और अपने उद्देश्य को प्रकट करने में समर्थ हैं और पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने में भी वे सहायक है। तो इस तरह से एकांकी के संवाद अपनी योजना में सफल है। वो एकांकी को रचना को उद्देश्य की ओर अग्रसर भी करते हैं। संवादों का एक उदाहरण हम देख लेते हैं जिसमें कि संवादों की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। जैसे कि देवदत्त कहता है कि रवि दत्त यह अमानत में खयानत है। रवि दत्त कहता है फिर कि अमानत में खयानत, तुम बिल्कुल भोले हो भैया। देश हर बड़ा छोटे का, हर सबल निर्बल का माल छीनता है, उनकी अमानत में खयानत नहीं नहीं घूमने लगता है। और फिर अपने दोस्त को वो सलाह देता है कि 60,000 रुपयों में तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो, 12 वर्ष के परिश्रम और दयानतदारी। फिर देवदत्त कहता है मेरी प्रतिष्ठा। रवि दत्त कहता है रुपयों के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। देवदत्त दयानतदारी। रवि दत्त हंसता है और कहता है कि दयानतदारी भी बदनीयती समझी जाती है। देवदत्त कहता है अनुनय करके कि तुम मुझे बहकाओ मत, ये रानी हार वापस कर दो। तो ये जो छोटा सा उदाहरण मैंने संवाद योजना का प्रस्तुत किया है, इससे साफ स्पष्ट है कि संवाद योजना संक्षिप्त संवाद है, अपने उद्देश्य में सफल है, पात्रों के चरित्र को भी ये स्पष्ट कर रहे हैं और इस तरह से इसकी संवाद योजना सफल कही जा सकती है। अगला जो हम तत्व देखेंगे वो है देशकाल।
अब देश काल का मतलब है कि किस समय की स्थितियों को एकांकीकार ने अपनी रचना में लिया है। तो आज के समय की यथार्थ स्थितियों का वह चित्रण करना चाहता है जहाँ आदर्श हवा हो गए हैं और बेईमानी का बोलबाला है। और यह प्रकट भी होता है इस अंश से कि मनीराम मूर्ख है। आज का यथार्थवाद ऐसे मूर्खों का चरित्र चित्रण नहीं करता। वह अपने वादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है। वह आदर्श के पीछे नहीं भागता, यथार्थ के पीछे दौड़ता है। वह सौंदर्य को नहीं, विभत्स को चित्रित करता है। वह यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी। यह नाटक नहीं चलेगा, कोई और चुनो और देखो। इस बार मसौदा मुझे दिखा देना। तो इस एक अंश से ही एकांकी का पूरा जो देश काल है, किस समय का चित्रण उसने किया है, समय में क्या क्या प्रवृत्तियाँ प्रधान हो चली है, यह सब स्पष्ट हो जाता है। इसकी जो भाषा है वह एकदम सरल हिंदी है। कहीं कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे कि एकांकीकार के भाव में या पात्रों के चरित्र को समझने में बाधा उत्पन्न हो, अपितु भाषा ऐसी है कि वह अपनी सरल सहज गति से अपने प्रवाह में हमें लिए चलती है। उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम इस एकांकी की बात करें तो यह उद्देश्य यही है कि आदर्श और यथार्थ के बीच अंतर को प्रकट करना और आज के युग की यथार्थता को, आज के युग में जीवन को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, वह बात इसमें दर्शाना एकांकीकार चाहता है। उसने कहा भी है कि क्या इसी के प्रशंसा के पुल तुम बांध रहे थे। मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोके बैठा रहा, पर अब यह बकवास बंद करो। असीम उपेक्षा से सस्ती भावुकता, पुरानी गली सड़ी और दकियानुसी ट्रीटमेंट, इसमें यथार्थता कहाँ। आज का युग यथार्थता का युग है और आज इसी के दृष्टिकोण से जीवन को देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर एकांकी और नाटक जैसी कोई भी रचना होती है तो अभिनयता की। तो चूँकि एक ही कमरे का दृश्य इसमें चित्रित किया गया है तो रंगमंच पर उस दृश्य को उपस्थित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी पात्र जो हैं वो उसी कमरे में किसी तरह से बैठे हुए हैं। एकांकीकार प्रारंभ में भी रंग संकेत दे देता है कि कमरा किस तरह का बना हुआ है और बीच बीच में भी वह रंग संकेत देता चलता है। पात्रों की संख्या भी कम है और स्थान भी एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि अभिनेता की दृष्टि से यह एकांकी बिल्कुल आसान है। इसका अभिनय करने में कहीं किसी तरह की दृश्य की या अधिक भीड़ की या अधिक साजो सामान की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभिनेता की दृष्टि से भी इस एकांकी को हम सरल सहज कह सकते हैं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों तुम्हें इस एकांकी की समीक्षा समझ आई होगी। मैंने इसका PDF भी आपको भेजा था, आपने पढ़ा होगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं रहता है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। आपके पाठ्यक्रम के वीडियोस आगे भी मैं डालती रहूँगी। लगातार उनकी सूचना पाने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।